ट्रायंगुलर सेक्शन। दिख रहा है कि नहीं? वो दोनों लाइट बंद करो। ट्रायंगुलर सेक्शन। ट्रायंगुलर सेक्शन हेडिंग डाल के सबसे पहले लिखिए सब हेडिंग। ट्रायंगुलर सेक्शन में हेडिंग डाल करके सबसे पहले लिखिए सब हेडिंग। सब हेडिंग मतलब साइड हेडिंग। आइसोसेलस ऑब्लिक सेलस ऑब्लिक इक्विलेटरल। आइसोसेलस ऑब्लिक इक्विलेटरल। ठीक है, सबसे पहली चीज यहां पर आइसोसेलस ऑब्लिक इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने क्यों लिखा? ये दोनों ट्रायंगल अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन अगर एक चीज आप देखें, आइसोसेलस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनकी दो अपोजिट साइड इक्वल हो। सही है गलत? अगर मैं कोई एक ट्रायंगल बना रहा हूं ए बी सी, अगर इनमें से इस ट्रायंगल में तीन साइड में से कोई भी दो साइड इक्वल हो गई तो ये आइसोसेलस ट्रायंगल हो जाएगा। मानते हैं कि नहीं? और इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होते हैं जिनकी तीनों साइड इक्वल हो। फिर से यहां पर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल को भी आइसोसेलस ट्रायंगल मानते हुए काम करेंगे। क्यों? क्योंकि आइसोसेलस ट्रायंगल की डेफिनेशन में क्या है कि दो एंगल, द ट्रायंगल हैविंग एट लीस्ट टू एंगल एंड टू साइड्स इक्वल आर नोन एज आइसोसेलस ट्रायंगल। वो ट्रायंगल जो जिनमें कम से कम दो एंगल और दो साइड आपस में इक्वल हो उन्हें हम आइसोसेलस ट्रायंगल कहते हैं। ठीक, मान रहे हैं इस चीज को? चलिए, अगर ये दोनों साइड इक्वल हुई तो इनके अपोजिट साइड वाला ये एंगल इक्वल होगा। क्या इस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है कि नहीं है? सब एंगल 60-60 डिग्री के होते हैं तो दो एंगल इक्वल है कि नहीं? उस हिसाब से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलस हुआ कि नहीं हुआ? वो अलग चीज है कि तीसरी लाइन भी इक्वल हो गई है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हर वो प्रॉपर्टी रखता है जो एक आइसोसेलस ट्रायंगल रखता है, लेकिन आइसोसेलस ट्रायंगल हर वो प्रॉपर्टी नहीं रखता है जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल रखे। इसका मतलब हर इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलस ट्रायंगल होता है, लेकिन हर आइसोसेलस ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता। क्लियर है ये चीज? ठीक, चलिए आइसोसेलस ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनाइए। लेवलिंग से कोई मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है जिसका बेस बी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। मान लीजिए ये इस ट्रायंगल की हाइट h है। कोई भी ट्रायंगल दिया रहेगा उसकी आपको बेस पता होगी और हाइट। सबसे पहले ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला लिख लीजिए। एरिया इज इक्वल टू 1/2 इनटू b इनटू h, where b stands for base and h stands for height। बेस इनटू हाइट, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। ठीक है, उससे पहले एक और चीज, एक डेफिनेशन लिखिए, सेंट्रॉइड।
सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन आपने लिख लिया है, सेंट्रॉइड। द ज्योमेट्रिकल सेंटर, the geometrical center of any figure is known as centroid, या फिर ठीक है, is known as centroid, is known as centroid। और डेफिनेशन दूसरी डेफिनेशन भी हो सकती है। The point of intersection of diagonals, comma, नहीं, point of intersection of diagonals and the point of intersection of diagonals and median in उस median के आगे ब्रैकेट बनाकर लिखिए in case of triangle। is known as centroid। clear? मीडियन ट्रायंगल के केस में सिर्फ मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट, बाकी और केस में डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम सेंट्रॉइड कहते हैं। ठीक है, अब सिमेट्रिक फिगर जैसे ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल में भी रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम और जो भी होते हैं, जो सिमेट्रिकल फिगर होते हैं, जितने भी सिमेट्रिकल फिगर होते हैं सर्कल, उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है सेंट्रॉइड पे ही लाई करती है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर कंडीशन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रॉइड पे लाई करे, वो उस दिन बताया था। ठीक है, ये ट्रायंगल है, मीडियन, ट्रायंगल का मीडियन क्या होता है? ट्रायंगल का मीडियन क्या होता है? अगर इस पॉइंट से मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो अपने सामने आने वाली लाइन को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करे, वो कहलाएगा मीडियन। एक मीडियन ये आएगा, एक मीडियन ये आएगा और एक मीडियन ये आएगा। क्लियर? मतलब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यही लाई करेगी, क्योंकि ये सिमेट्रिकल फिगर है और यही है इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीडियन का। किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, 10th में आपने पढ़ा होगा कि ट्रायंगल के मीडियन एक दूसरे को आपस में 2:1 के रेशियो से काटते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मतलब जो लंबा वाला पार्ट होगा वो 2 रेशियो, वो 2 हिस्सा लेगा और जो छोटा वाला पार्ट होगा वो 1 हिस्सा लेगा। क्लियर? अगर ये एक हिस्सा जो है ओवरऑल, अगर मैं पूरी बात करूं तो ये 3 हिस्से में डिवाइड है। इसको मैं कर सकता हूं 3 बराबर हिस्से में। इसको यूनिट मानते हुए इस पूरी लाइन को मैं 3 बराबर हिस्से में डिवाइड कर सकता हूं, लेकिन 3 बराबर पार्ट में कर सकता हूं। चलिए, यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल के मीडियन हमेशा लाइन पे परपेंडिकुलर एंगल बनाते हैं। ये भी आपने 10th में पढ़ा होगा। आइसोसेलेस और इक्विलैटरल, ठीक? तो ये यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं है? क्या यही डिस्टेंस h होगी इस ट्रायंगल की? होगी।
यहां से यहां तक की डिस्टेंस h है, तो कोई मुझे बताएगा यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? h by 3. y ऑर्डिनेट विल बी h by 3. क्लियर? y ऑर्डिनेट विल बी h by 3. अब मैंने ये कहा था कि मीडियन की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो ट्रायंगल के अपोजिट में आने वाली लाइन को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहां से यहां तक b है, चलो मैं इस पे एक्सिस भी बना दे रहा हूं। ठीक, y ऑर्डिनेट h by 3 यहां से यहां तक, x ऑर्डिनेट तो यहां से यहां तक है। ये पूरी डिस्टेंस b थी, मीडियन इस पॉइंट पे कट कर रहा और इसी पॉइंट के एकदम परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसकी, तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी वही यहां से यहां तक की होगी कि नहीं होगी? होगी। यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, कोई बता सकता है? b/2 लिख लीजिए। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर b/2, h/3। आपको उससे कोई मतलब नहीं, आपको बस यहां से यहां तक की हाइट देखिएगा, लंबाई में ट्रायंगल किसी भी तरीके से घुमा के आपको दे दे, आपको उससे कोई भी मतलब नहीं है। आपको बस ये पता रहना चाहिए कि यहां से यहां तक b/2 होता है, मतलब जो दो बराबर साइड है उस पर आप हाइट को मानते हुए उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा, जो एक बराबर नहीं है उसको 2 पार्ट में। इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर है तो मैं यहां पर भी b लिख दूंगा, यहां पर भी b लिख दूंगा, पहला लिखूंगा b/2, दूसरा लिखूंगा b/3। कोई कंफ्यूजन तो फिर से पूछो। तो हाँ, आपको हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोऑर्डिनेट ठीक है। इक्विलैटरल भी बता दूं क्या? इक्विलैटरल मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज था, मान लीजिए ये इक्विलैटरल ट्रायंगल था, इक्विलैटरल ट्रायंगल रहेगा तब पर भी तो यार उसकी हाइट h रहेगी, जरूरी थोड़ी है कि हाइट बेस के बराबर हो, जरूरी थोड़ी है कि हाइट बेस के बराबर हो। तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, हाइट इक्विलैटरल ट्रायंगल की हमेशा उसकी लेंथ से कम होगी। क्यों? देखो, अब मान लो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड बराबर है, बी 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 है, ठीक। चलो मैं यहां से मीडियन ड्रॉप कर रहा हूं, परपेंडिकुलर आया, इस बेस पे गिरा, तो आप देख रहे हैं ये चीज हाइट है, ये पोर्शन परपेंडिकुलर जो है पोर्शन हाइट है, ये यहां से यहां तक b/2 है और यहां से यहां तक b है। क्लियर? ये b जो है उस ट्रायंगल की पूरी साइड है, ये यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। आधा ट्रायंगल एक राइट एंगुलर ट्रायंगल है कि नहीं? राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है? तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस जो है वो हाइट के बराबर हो, परपेंडिकुलर के बराबर हो? कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। क्लियर? उसकी भी तो हाइट अलग ही रहेगी, b/2 h/। दूसरी हेडिंग का लिए राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनस कर्व, लंब कर्ण आधार, यही होता है ना। राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल
इसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। राइट एंगल ट्रायंगल। मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बेस बी है और हाइट एच है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप मीडियन ड्रॉ करेंगे तो ये यहां कहीं आकर के मीट करेगा, ठीक। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां कहीं होगी। ये दूरी याद कर लीजिए, इसको रट जाइए। जब h/3 और ये यहां से यहां तक b/3, कोऑर्डिनेट लिख लीजिए b/3 h/3। ज्योमेट्रिकली इसको कंस्ट्रक्शन करके बनाना पड़ेगा। b/3 h/3 हो गया क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन लगाएंगे, सब क्लियर हो जाएगा। एक मिनट, क्वार्टर सर्कुलर सेक्शन का मैं जो सेमी सर्कुलर सेक्शन का जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसको आप लोगों ने लगाया कि नहीं लगाया? उसको मिला लीजिए। यही था, ये मुझे याद है, मैंने इस तरह का दिया था। एक तो कंप्लीट सर्कुलर सेक्शन का ये एक ये वाला दिया था मैंने। यही ना? इसकी डायमेंशन बोलिएगा। 80। ये 80, चलिए हाइट 60 फीट। सेक्शन ये 1 था नहीं, बाजू का बोले तो ये कि ये नहीं है। ये वाला 1 2 3 4 5 ऐसे ही था। एक्सेस ड्रॉ करिए इसकी। ये एक्स एक्स एक्सिस और ये वाई वाई एक्सिस। सेक्शन 1, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने बताया था यहां कहीं लाई करेगी। यहां से यहां तक इसका डायमीटर है जो है 60। इस सर्कल का, सेमी सर्कल का डायमीटर यहां से यहां तक है जो है 60। अगर डायमीटर 60 है तो रेडियस कितना होगा? 30। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2, ठीक। डायमीटर 60 है तो रेडियस 30 होगा। इस सेमी सर्कल का रेडियस 30 है। इसका x कोऑर्डिनेट यहां से यहां तक होगा, मतलब यहां से यहां तक 30 माइनस 4r/3 पाई। r की जगह 30 रख लीजिएगा, क्लियर।
और यहां से यहां तक की दूरी होगी आपकी, यहां से यहां तक 30 और 30 प्लस 40 इज इक्वल टू 70, क्योंकि इस सर्कल का रेडियस 40 है, इसका डायमीटर 80 है, तो इस सर्कल का रेडियस 40 है और यहां से यहां तक की दूरी इसके रेडियस के बराबर की दूरी होगी, जो कि यहां से यहां तक की भी दूरी होगी। क्लियर? से x1 will be equal to 30 minus 4r by 3 pi और y1 will be equal to 70। x2 की बात करते हैं। यहां से यहां तक 30, यहां से लेकर यहां तक 30, ये बेस, ये जो है इसका डायमीटर 80 है, तो इसका रेडियस कितना होगा 40। ये इसका सेंटर है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी 40। ठीक है। x2 यहां से यहां, x2 यहां से यहां तक 40 और यहां से यहां तक 30, x2 जो है 70 और यहां से यहां तक की दूरी 4r बाई 3 पाई, मतलब 4 इंटू 40 अपॉन 3 पाई, यहां से यहां तक की दूरी, और यहां से यहां तक 60, यहां से यहां तक 40, 100 प्लस 4r बाई 3 पाई बाई 2। मुझे लग नहीं रहा किसी ने लगाया, लगा कर आइए। ठीक है। वो दोनों पहले का वो दोनों लगा आइएगा। ठीक है। इसको अभी निकालिए। और एक ही है।
एक भूमि का 50 किलोमीटर है ये 45 वायरिंग 50 लाने का बेस 50 कर लिए 50 अरे बहुत लंबा है 22.5 में कितना होगा फाइल का मैं वो अलग है ट्रायंगुलर का एक ऐसे क्लोज है पूरा और अपन टूल में से साइड से निकाला नहीं है होगा हां कैसे निकाल निकली एक पटक लिए थोड़ी सी रे आई 75 है वो भी भाई तेरी कलर में वो बड़ा है ना गड़ा तो 50 तो महीना है कहाँ ये बस 50 कहाँ था कहाँ बढ़ रहा है तो x1 कितना होगा सर हैं x1 कितना होगा कौन x1 आवा तो 40 आवा ये वाला निकालो कैसे बी वाली 50 मान के 50 के अरे बी में क्यों नहीं यार ये अबे बहुत खराब है 45 का मान क्या मारा तेरी कलर में हालत खराब है लेकिन एक का नाम में से खराब हो जाओ उसको लेगा सही है 45 साढ़े कितना 5.5 जो तरीका वाला सही है 5.5 पैसा का नाम अबे अब तो देख एक तो बस 50 में अरे यार अभी मैं कम अरे डिजिट चेंज कर सर डिजिट चेंज कर एक और 45 पॉइंट ढूंढना होता है ये भाई सर वो पॉइंट हां चेंज कर लीजिए इससे पूरी पूरी डिजिट मिलेगी ये तो मैं इसलिए 45 दिया हूँ तो ऐसा क्वेश्चन कर व्यक्ति देती है क्योंकि इस ट्रायंगल में h/3 करेंगे तो 15 आएगा बस एक जगह वही गड़बड़ होगा और 50 देंगे तो बस दे दो अपने 50 बस एक
हुआ? x बार y बार भी चाहिए। सीधी सी बात यह है कि CGMI का क्वेश्चन जो होता है देखने में बहुत आसान होता है। पहली चीज, आसान समझ के इसको लोग तेज करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इसमें गलती होती है। सबसे ज्यादा गलत होने वाला क्वेश्चन CGMI का ही होता है। तेजी से करने के चक्कर में गलत होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। इसलिए जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो गलती आप सुधार नहीं पाएंगे। हाँ, निकालिए। चलिए मिलाइएगा। पहला ये इसकी है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। a1 x1 y1। a1 हाफ बेस इंटू ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ की 15 15 से 27 750 यूनिट स्क्वायर इस ट्रायंगल का एरिया। क्लियर है? x1 इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां कहीं लाई करेगी, और आपको ये पता है यहां से लेकर यहां तक की दूरी h/3 b/3 और यहां से यहां तक की दूरी h/3 होती है। ये चीज पता है। यहां पर आपको जो b दिया हुआ है वो 50 है, जो h दिया हुआ है वो 30 है। कोई दिक्कत नहीं? चलिए b/3 करें तो यहां से यहां तक की दूरी आपको 10 आएगी। सॉरी 16.34 66 16.67। h/3 करें तो ये यहां से यहां तक 10। ठीक है, लेकिन क्या आपको यही 16.67 और 10 लिखना है? इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोऑर्डिनेट ये नहीं है। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोऑर्डिनेट यहां से लेकर के यहां तक की कंप्लीट डिस्टेंस और यहां से लेकर के यहां तक की कंप्लीट डिस्टेंस है। मानते हैं इस चीज को? यहां से यहां तक 16.67 है। कोई मुझे बता सकता है यहां से यहां तक कितना है? 15, क्योंकि इस सेमी सर्कल का डायमीटर भी 30 ही है। इस सेमी सर्कल का डायमीटर 30 है तो रेडियस 15 होगा। इस सेमी सर्कल का सेंटर यहां कहीं है। अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहीं पर आकर टच करेगा। और ये दूरी आपको दी हुई है 15।
यहां से यहां तक 15, यहां से यहां तक 16.67 इज इक्वल टू 31. x1 इज इक्वल टू 31.67. y1 की अगर बात करूं तो यहां से यहां तक आपको 10 पता है, कोई यहां से यहां तक की दूरी बताएगा? 25. क्लियर है कि नहीं सारे? यहां से यहां तक 25, 25 10 35. A1 A2 सेकंड सेमी सर्कल का एरिया कितना आ रहा है? सेकंड सेमी सर्कल का एरिया कितना आ रहा है? हाँ 353.5 एग्जैक्टली ये आ रहा है. ठीक है, 4 यूनिट प्लेस तक ले ली जाइएगा डेसिमल के बाद जी. A2 353.4291 और पाई की वैल्यू में आप कंफ्यूज मत होइए कि 22/7 लगाएंगे, 3.14 लगाए, शिफ्ट दबा के EXP वाली जो बटन है वो दबा दीजिएगा, वो डायरेक्ट पाई दे देगा. EXP एकदम नीचे लेफ्ट हैंड से थर्ड बटन. ठीक है. x2 इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां कहीं लाई करेगी. इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां कहीं लाई करेगी. यहां से यहां तक की दूरी आपको पता है कितनी है? 4r/3 पाई है. तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? 15 माइनस 4r/3 पाई इज इक्वल टू r की जगह 15 रख दीजिए. $6.3661 यही वैल्यू है थी. माइनस 15 भी करना है इसमें. कैलकुलेशन नहीं हो पाई थी आप लोगों की? नहीं हो पाई थी ना. 6.33361 ये 4r/3 पाई की वैल्यू है. तो x2 will be is equal to 15 minus 6.3661. $8.6339. x2 will be 8.3669. y2 यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 15. यहां से यहां तक की दूरी 15 और यहां से यहां तक की दूरी 25. 25 15 40. y2 40. A2 सॉरी A3 कितना है? नाइन 81.7477. x3 y3. ठीक. इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां कहीं लाई करेगी. इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां कहीं लाई करेगी. आपको ये डिस्टेंस पता है 4r/3 पाई. जल्दी से r बराबर 25 करके निकालो तो कितना है? 4r/3 पाई की वैल्यू r बराबर 25 करते हुए
divided by 3 shift 5 is equal to 10.6013. यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10.6103 4r/3 पाई की वैल्यू ये होगी। कैलकुलेटर आपका बॉड मास रूल मानते हुए कैलकुलेशन करता है, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी 10.6103। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी में एक्स ऑर्डिनेट जो होगा यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? यहां से यहां तक की डिस्टेंस कोई मुझे बताएगा कितनी होगी? 40, ठीक। y3 यहां से यहां तक की दूरी होगी यहां से यहां तक टोटल दूरी 25 है। 25 माइनस 10.6103 कितना है? कोई कंफ्यूजन? 14.38 यही है 897 ठीक। एक्स बार इतना जान लीजिए, एग्जाम में आपको इससे गंदी वैल्यू मिलने वाली है। वैसे रूल है 3 डिजिट तक ले जाने का, 4 डिजिट तक ले जाएंगे तो आंसर एकदम एग्जैक्ट सही आ जाएगा। x bar is equal to a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 upon a1 plus a2 plus a3। कैलकुलेटर में आप कैसे करेंगे पहले बता दे रहा हूं। सबसे पहले ये इक्वेशन कॉपी में इस तरह लिखिएगा, ठीक। कैलकुलेटर में जिस तरह लिखना है उसमें वैल्यू फिट करने के लिए एक बार में आपका आंसर है, उसके लिए सबसे पहले आप 3 ब्रैकेट लीजिए, ठीक। ये वाले ब्रैकेट को यहीं बंद कर दीजिए a1 x1 के लिए, प्लस साइन लगा के a2 x2 के लिए, फिर प्लस साइन लगाकर a3 x3 के लिए, क्लियर। उसके बाद ये तीनों ब्रैकेट को बंद करने के, इस ब्रैकेट को बंद करेंगे तो ये तीनों वैल्यू का ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ठीक। 2 ही ब्रैकेट लीजिए आप। ये ओवरऑल मिलाकर के एक वैल्यू हो गई। डिवाइडेड बाय का साइन लगाइए, उसके बाद एक ब्रैकेट लीजिए, उसमें a1 प्लस a2 प्लस a3 करिए, इस ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, इज इक्वल टू दबा दीजिए, एक बार में आंसर आएगा। फटाक से फिट करके निकालिए। a1 की जगह a1 की वैल्यू, x1 की जगह x1 की वैल्यू। x बार इज इक्वल टू लंबी एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए अगर आपके कैलकुलेटर में बॉडमास के रूल के हिसाब से आप अपनी एक्सप्रेशन लिखे हैं तो आंसर सही आएगा, वरना हमेशा आंसर वैल्यू देगा, आंसर गलत रहेगा वो। हुआ अच्छा, वो बाकी क्वेश्चन जिसका मैंने कहा था x बार y बार निकाल लीजिएगा, x बार y बार निकाल लीजिएगा, निकाल लिया। देखो
कौन सी कॉपी में? जी जी एकदम। ये वाली कॉपी लाइए देखें। लेकिन मुझे तो दिख रहा है कि मैं जब से पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो दिख रहा है मैं जब से पढ़ा रहा हूँ तब से आपका सब इसी कॉपी में है। आज लगाए वो कल ये वाला जो बताया था ये वाला देखें अपने कॉपी का इसका बॉस x बार y बार कहाँ है? कैलकुलेशन नहीं है। ये नहीं किया आपने, ये भी नहीं किया। ठीक है हो गया। कितना आया इस बार? 31.6874। y बार निकालिए। तब तक आप लोग अगर बात कर रहे हैं इसका x1 x2 y1 y2 निकालने की कोशिश करें। नहीं हाथ से मत करिए। ये एक दूसरा इस बार आया मार्केट में 29.35। और किसी का? y बार आ रहा है 26.14 1436। थर्टी 31.6874 सही है। y बार कितना है? 26.1436। ठीक है, छाप लीजिए। अगला क्वेश्चन।
नहीं, अगला भी यही देख कर जाइए, अगली क्लास में एमआई जी। सर बताइए। नहीं। अभी बताइए। अभी कट सेक्शन निकालने वाला है। अभी रुके थे। क्या है ये? तीसरा नहीं कौन कह रहा है? यहाँ से यहाँ तक 10। सेक्शन 3 में कंफ्यूजन आया है, बाकी किसी को उसके पहले वाले सेक्शन में चलिए। सेक्शन 1 की सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ कहीं लाई करेगी। यहाँ से यहाँ तक L/2 के हिसाब से 20 हुआ, और यहाँ से यहाँ तक B/2 के हिसाब से 20, 20 क्रॉस 20। ठीक। सेक्शन 2 की मैं बात करूं तो सेक्शन 2 की सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ कहीं लाई करेगी, और आप देख रहे हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यहाँ से यहाँ तक जो होगा 30/3 होगा। 30/3 इज इक्वल टू 10। यहाँ से यहाँ तक 10 है, इसकी सेंटर y ऑर्डिनेट यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। यहाँ से यहाँ तक आप जानते हैं 40 है, और यहाँ से यहाँ तक 10, 50 हुआ। ठीक। और x यहाँ से यहाँ तक b/2 होगा, क्योंकि इसका बेस 40 है तो यहाँ से यहाँ तक 20 होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो 20 ही होगा। होगा कि नहीं 20? कंफ्यूजन किस बात? क्लियर हुआ? चलिए, तो इस यहां से लेकर यहां तक टोटल 50, और यहां से यहां तक 20, उधर भी मिला फिर ये 20। x3 की मैं बात, सेक्शन 3 की बात करूं तो यहां से यहां तक 30/3 होगा, क्योंकि इस वक्त हाइट आपको इस तरह दिख रही है। बेस तो यही है भाई ट्रायंगल का। ट्रायंगल मैंने उलट दिया तो इसका मतलब थोड़ी कि हाइट गायब हो जाएगी उसकी। हाइट 30 है, तो यहां से यहां तक 30/3 इज इक्वल टू 10 होगा। होगा कि नहीं होगा? और यहां से यहां तक 40 प्लस 10 50, x3 विल बी इज इक्वल टू 50। यहां से यहां तक कितना होगा? 20 होगा।
तो यहां से यहां तक भी 20 ही होगा, y3 will be equal to 20। कंफ्यूजन? वही सेम चीज जैसे दूसरे पार्ट में जैसे थर्ड में जहां दिक्कत है खुलकर पूछो। क्या हुआ? फिर से बताओ। नहीं, एक्स बार वाई बार इसका निकाल कर जल्दी से वैल्यू बताइए। उसके बाद हेडिंग डालिए कट सेक्शन। कट सेक्शन की हेडिंग डाल करके छोड़ दीजिए। कट सेक्शन अगर अभी पढ़ लेते हैं आप, 2 मिनट की चीज है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कट मतलब कटा हुआ, सेक्शन मतलब एरिया, पार्ट, कटा हुआ पार्ट। कटा हुआ भाग। सर वहाँ पे रेडियस 30 है या फिर 20? रेडियस ट्रायंगल में कहाँ होता है? ट्रायंगल में त्रिज्या नहीं होती है। 30 वहाँ पे लिए हैं हाफ करके। कहाँ पर? हाइट उसकी 30/3 is equal to 10। हाँ h/3 b/3 होता था। हाँ। जरूरी नहीं कि बेस आपके नीचे ही हमेशा मिले। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने एक बना देता हूं और कहता हूं ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, लंब कर्ण आधार, ठीक, आपको दिख रहा है कि ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, सही है। इसको अगर सेम ट्रायंगल को इसको आप h मानते हुए, इसको P मानते हुए, इसको B मानते हुए, इसको H मानते हुए कैलकुलेशन कर रहे थे, कहा गया कि इस ट्रायंगल को अब क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे रोटेट कर दो। नहीं कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे बोला हूँ। मैं समझ गया हूं दिक्कत कहां है। अब मैं ये कहूं कि इस ट्रायंगल की कैलकुलेशन करने के बाद इस ट्रायंगल को क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे रोटेट कर दो। क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे अगर रोटेट करोगे तो बेटा ये P जो है बेस पे आ जाएगा और ये B हो जाएगा और ये H, बेस उठकर यहां चला गया, P यहां आ गया, कोई भी वैल्यू चेंज होगी? वही ट्रायंगल रोटेट हुआ है, बस बेस ऊपर चला गया। अब आप ये काम नहीं करने जाओगे कि इसकी वैल्यू को उठा करके P करो और इसकी वैल्यू को B करो, क्योंकि बेस हमेशा नीचे होता है। क्लियर हुआ कि नहीं? यही दिक्कत थी ना कि ये तो लंबाई जा रही है, इसको बेस, हमें आपको प्रॉब्लम ये थी कि इसको बाय 2 क्यों कर रहे हैं, इसको बाय 3 करना चाहिए और इसे बाय 2 करना चाहिए, यही थी कि ये नहीं थी? यही थी ना एग्जैक्टली। अगर प्रॉब्लम में पकड़ लिया हो तो बता दिए, वरना दूसरी प्रॉब्लम हो तो दूसरी तरीके से बताऊंगा मैं। आइए आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, शुरू करने की जरूरत नहीं है। तब तक आप लोग इस बार वाई बार भी करिए। दोनों का सेम आ रहा है। x बार y बार 26.42, x बार is equal to 26.42, y बार is equal to 26.4। राइट? क्लियर हुआ ना? चलिए हेडिंग डालिए कट सेक्शन, उड़ा दे इसको। कट सेक्शन, अगर कोई आपको एक प्लेन लेमिना दिया गया हो, उसमें से कुछ काट के निकाल लिया जाए। जैसे मैं अगर आपके सामने एक प्लेन लेमिना, एक पेपर दे रहा हूं रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है, और उसके बीच में से
कोई सेक्शन काट के मैं बाहर निकाल लूं, मतलब जो शेडेड पार्ट है वो उतने पे ही एरिया है या मास है, बाकी सब खाली है। ठीक, अब समझ में आया? याद करिए मेंसुरेशन नाम का चैप्टर जो आप क्लास 9th या 10th में पढ़ते थे, जिसमें कहा जाता था फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आप आंख बंद करके क्या काम करते थे? अगर यही मैं दे देता उस मेंसुरेशन में, कहता फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, आप क्या काम करते हैं कि इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल करके और इस सर्कल का एरिया निकाल लेते, फिर रेक्टेंगल के एरिया में से सर्कल के एरिया को घटा देते, जो आंसर आता आप कहते कि दिस इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सही या गलत? यही करते कि नहीं करते? ऐसा आपने क्यों किया? क्योंकि आपने इसको भी अंदर मानते हुए पूरे का एरिया निकाला, फिर जो गैप था उसको माइनस करके गैप करके। ठीक यही काम हम सीजी और एमआई में करेंगे। ठीक यही काम हम सीजी और एमआई में करेंगे। जो सेक्शन कट करके बाहर जा रहा है उसे माइनस कर देंगे और जो इंक्लूड हो रहा है उसे प्लस करेंगे। अब पहला पन्ना पलटाइए और अपने सीजी के एक्स बार और वाई बार के फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन करिए। उस दिन मैंने वो सिंबल इसलिए नहीं लगवाया था क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल का जवाब देना पड़ता मुझे, जो शायद आपको उस वक्त समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता। लिखिए एक्स बार का फॉर्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू a1 x1 प्लस माइनस, प्लस माइनस इसलिए कि अगर दूसरा सेक्शन कटा हुआ पार्ट है तो माइनस साइन आ जाएगा, कटा हुआ पार्ट नहीं है तो प्लस साइन आ जाएगा। a2 x2 प्लस माइनस डॉट 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 प्लस माइनस an xn अपॉन a1 प्लस माइनस a2 प्लस माइनस डॉट 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 प्लस माइनस an। एक्स बार का आज के बाद से आप ये फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि यही एग्जैक्ट फॉर्मूला है। उसी तरीके से वाई बार में भी मॉडिफिकेशन आप कर लीजिए। क्लियर हुआ? पहले दिन मुझसे किसी ने कहा था कि प्लस माइनस होता है यहां पर, किसने कहा? ठीक है, अगर कोई जोड़ दिया जाएगा तो प्लस है, मतलब ये सब प्लस है, और एक कोई फिगर निकाल दिया लास्ट में माइनस आ जाएगा ना, मतलब जैसे कोई वो ले लिया स्क्वायर ले लिया, चारों तरफ से वो ले लिया सेमी सर्कल ले लिया। हाँ, सेमी सर्कल शायद आप इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह दिया रहा होगा, यही था। माइनस में क्या है? इसको क्या करेंगे आप, इसमें कंस्ट्रक्शन करके इसको एक इस रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसको बनाएंगे। ठीक, पूरे बड़े वाले को सेक्शन 1 मानते हुए उस रेक्टेंगल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जैसे काम करते थे सब काम करेंगे। इस चारों क्वार्टर सर्किल को अलग अलग करके मान के करेंगे। फिर फार्मूले में सेक्शन 1 को प्लस साइन के साथ, बाकी जो बाहर निकला हुआ उसको माइनस साइन के साथ आप फिट कर देंगे। अभी आप एक क्वेश्चन लगाएंगे, क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? यही पूछ रहे थे ना? वाई बार में भी मॉडिफिकेशन कर लिया आपने? कट सेक्शन पे एक क्वेश्चन लगा लीजिए, फिर उसके बाद छुट्टी। फिर उसके बाद छुट्टी का मतलब ये नहीं, ये यहां लगा लीजिए, उसके बाद पूछना। छुट्टी का मतलब ये कि आपको अपनी क्वेश्चन में बुक में कहीं भी जो कोई भी क्वेश्चन मिलेगा उसकी सीजी आप निकालने के काबिल हो जाएंगे और आपको अब ढूंढ के निकालना है। जहां दिक्कत हो आप आकर मुझसे पूछ सकते हैं। पॉसिबल नहीं है कि हर क्वेश्चन यहाँ पर कराया जाए। ठीक है, चलिए ये जो क्वेश्चन अभी नहीं इसको थोड़ा सा देखते हैं।
Find the CG of shaded region. ज्यादा तो नहीं ना हो गया आज? तो यही एक टॉपिक बच रही थी, इसको बता दूं, उसके बाद कल एमआई पढ़ा देंगे ना। अरे एक्स बार वाई बार की इक्वेशन तक तो पहुंच जाओ आप। चलिए ठीक है, कट सेक्शन कल पढ़ाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन लगा करके अच्छे से बता देंगे। अभी थोड़ा जल्दी में बताएंगे, दिक्कत हो जाएगी। इसको वैसे क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आप ट्राई करके ले आइएगा। क्वार्टर का भी निकालना होगा, सेमी इस पूरे इसमें करना क्या है, पूरे इसको निकाल करके फिर सेमी सर्कल का निकाल लीजिएगा। जैसे पहले करते थे प्लस प्लस करते थे, वैसे ही सेमी सर्कल को उसमें माइनस कर देना। ठीक है, ट्राई करिएगा, मैं कल बताऊंगा। फिर क्वेश्चन क्या है? 40 क्रॉस 40 का एक स्क्वायर बनाइए और उसके साइड से अंदर एक सेमी सर्कल डाल दीजिए। फाइंड द सीजी ऑफ शेडेड फाइंड द सीजी ऑफ शेडेड रीजन सेक्शन, जो कहना हो आप कह सकते हैं।